हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। जितने भी पेपर हुए हैं सभी के सीडीपी के क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगी। मैंने शुरुआत प्राथमिक स्तर के पेपर से की है, यानी जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है वहां से मैंने शुरुआत की है। जैसे ही ये सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जूनियर वाले पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। इसके अलावा हिंदी के भी करवा दिए हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ईवीएस की मैं पहले ही करवा चुकी थी, अब मैं ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आती हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी और सीडीपी के जूनियर और प्राइमरी दोनों के ही करवा दूंगी, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला जो वीडियो आया था उसमें मैंने 2017 वाले पेपर के क्वेश्चन लिए थे। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 वाले पेपर के हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना पहला है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, दूसरा है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, तीसरा है संज्ञानात्मक संकार्य है, और चौथा है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ये आप याद रखिएगा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संकार्य है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? पहला है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, दूसरा है वाक्यों के निर्माण से, तीसरा है शब्दों के निर्माण से, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों, फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? पहला है केवल विशिष्ट छात्र, दूसरा है सामान्य और विशिष्ट छात्र, तीसरा है केवल सामान्य छात्र, और चौथा है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्षा का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें आपका सामान्य और विशिष्ट बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम को कौन सा पद परिभाषित करता है? पहला है नीरसता संबंधी दोष, दूसरा है पठन दोष, तीसरा है गणना दोष, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित कर रहा है? गणना दोष, कैलकुलेशन डिफेक्ट। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, पहला है क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, तीसरा है अलगाव, और चौथा है संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है ये पूछा गया है, तो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? पहला है व्यवहारात्मक, दूसरा है दैहिक, तीसरा है संज्ञानात्मक, और चौथा है संवेदी। तो कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? वह है संवेदी। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, बीपी बढ़ जाता है लोगों का, आवाज में परिवर्तन आ जाता है, और अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं। और मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या लुप्त प्राय हो जाती है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो संवेदी जो है संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा गया है। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा वह है डी विकल्प, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये सही क्रम है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बेंजामिन ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः
क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। तो ये 6 जो भाग हैं इनका क्रम यही है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? पहला है स्वेच्छाचारी, दूसरा है जनतांत्रिक, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है स्वेच्छाचारी, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं मानी जाती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसीलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। विशेषता नहीं पूछी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पहला है विक्टर ब्रूम, दूसरा है मास्लो, तीसरा है हर्जबर्ग और चौथा है स्किनर। तो अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? पहला है वैयक्तिक, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है सूचना प्रक्रियाकरण और चौथा है व्यवहार परिमार्जन। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है ये पूछा गया है। तो सूचना प्रक्रियाकरण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ब्रूस आर जोयस और मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में विभाजित किया है: अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो ये आप याद रखिएगा। और इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को कई भागों में पुनः विभाजित किया गया। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? पहला है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, दूसरा है रेखीय अभिक्रम, तीसरा है शाखीय अभिक्रम और चौथा है तैयारी और अर्जन। तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है ये पूछा गया है। तो पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर और चौथा है निगमन से आगमन की ओर। तो हार्वर्ड, स्पेंसर और कामेनियस ने शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया। अब इसमें पूछा गया है कि जो शिक्षण सूत्र नहीं है वह बताइए। तो निगमन से आगमन की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो शिक्षण सूत्र हैं कौन कौन से हैं? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर और प्रकृति का अनुसरण। ये शिक्षण सूत्र है। इसमें निगमन से आगमन की ओर शामिल नहीं है। डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। पहला है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना और चौथा है प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद पूछा गया है। तो A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, योजना बनाना। योजना बनाना, फिर शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये क्रम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पहला है पृथक्करण, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना और चौथा है अन्वेषण। तो अवबोध स्तर के शिक्षण में जो शामिल है वह है अन्वेषण। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अवबोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है।
एक तो आपको बता ही दिया, अन्वेषण। दूसरा प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, और वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा, इसमें नीचे विकल्प दिए गए हैं तो तीनों ही इसमें सही हैं। ABC तीनों से ही सही हैं। D विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला है दृष्टि संवेदना, दूसरा है स्पर्श संवेदना, तीसरा है ध्वनि संवेदना, और चौथा है प्रत्यक्षणा संवेदना। तो एक छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया है, तो किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वह ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। C विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पहला है 4 से 8 साल, दूसरा है जन्म से 2 साल, तीसरा है 2 से 7 साल, और चौथा है 5 से 8 साल। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी गई है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछी गई है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा वह C विकल्प होगा, 2 से 7 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? पहला है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरा है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, और चौथा है काल्पनिक भयों का अंत। तो बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है आपका पहला, भविष्य की योजना की सूझबूझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भविष्य की योजना की जो सूझबूझ है, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में भी रहता है। इसमें यही पूछा गया है कि बाद की बाल्यावस्था, यानी कि बाद की बाल्यावस्था जब बालक जो है किशोरावस्था की ओर बढ़ता है। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पहला है पावलोव, दूसरा है बिने, तीसरा है चोम्स्की, और चौथा है मैस्लो। तो भाषा विकास से संबंधित है चोम्स्की। C विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक ने अपनी सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा है अधिगम के प्रयास एवं भूल, तीसरा है संकेत अधिगम, और चौथा है स्थान अधिगम। तो थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो वह है अधिगम के प्रयास एवं भूल। अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। B विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? पहला है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, दूसरा है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, तीसरा है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, और चौथा है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा C विकल्प, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। C विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था पूछी गई है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो पूछी गई है तृतीय अवस्था, तो तृतीय होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, भी आपको बताया था। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अधगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? पहला है अधगम की इच्छा, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा है रुचि और चौथा है विषय वस्तु का स्वरूप। तो निम्न में से अधगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वह पूछा गया है, तो विषय वस्तु का स्वरूप। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है सहायता परक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा है मूल प्रवृत्ति और चौथा है आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है ये पूछा गया है, तो सहायता परक व्यवहार ये सामाजिक मूल्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पहला है स्वतः शोध, दूसरा है एल्गोरिदम, तीसरा है मानसिक वृत्ति और चौथा है प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं। साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? पहला है स्किनर, दूसरा है रॉस, तीसरा है एबिंगहॉस और चौथा है एमएल बिग्गी। तो इसमें जो विकल्प थे इस प्रश्न के, ये चारों ही विकल्प गलत थे, क्योंकि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ये कहा। ये जो कथन है ये गेट्स और अन्य के हैं। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं था इस प्रश्न में, तो इसका कॉमन नंबर सभी को मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? पहला है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है तत्परता का नियम। तो कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो वह है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। जो 3 मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो इसमें साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है, तो पहला विकल्प हो जाएगा इसमें उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? पहला है तर्क, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है चिंतन और चौथा है अभिप्रेरणा। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? पहला है समीपस्थ अनुबंधन, दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा है प्राचीन अनुबंधन और चौथा है चैन्य अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? पहला है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, दूसरा है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तीसरा है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है और चौथा है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है पूछी गई है, तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये विशेषता नहीं है अधिगम की, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 2018 वाला, तो इसके जो CDP के क्वेश्चन थे उन्हें मैंने सॉल्व करवा दिया है। हिंदी के भी करवा चुकी हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।